हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए फटाफट आप लोग के सबके सब जुड़ जाइए तो। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? हेलो 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 हेलो। आवाज पहुंच रही है? चलिए फटाफट आप सबके सब जुड़ जाइए। चलिए आप हैं आयुष यादव, बीरचंद, सूरज, पुलन, बीरचंद, सूरज, हाय, गुड इवनिंग। सबों को मेरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए तो अभी का जो क्लास आपका होगा वो होगा आपके साइंस के फिजिक्स का, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कौन सा चैप्टर है दोस्तों। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, है ना दोस्तों। तो विद्युत धारा से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं क्लास, अभी की क्लास में विद्युत धारा से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और विद्युत धारा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है। जो क्वेश्चन बचा हुआ था उन क्वेश्चन का डिस्कस आज के क्लास में हम लोग करेंगे, है ना। तो आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और आज के बाद ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग ठीक उसी तरह जैसे हम लोग कल के क्लास में कितना क्वेश्चन किए थे, 30 क्वेश्चन को किया था। उससे पहले हम लोगों ने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया। और आज जो है, आज हम लोग ठीक उसी तरह 35, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से विद्युत धारा से आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा, है ना। तो 100 क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर का सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चन को आप आराम से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो कल हम लोग उससे पहले 2 दिन से इसका क्लास ऑलरेडी चल रहा है ना। फर्स्ट क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो टोटल हम लोग 65 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो अब जो आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में इससे आगे 65 क्वेश्चन से आगे का जो क्वेश्चन होगा उसका क्लास हम लोग आज करेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट अब जो है समय को गवाए बिना हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका है 65 के बाद वो है क्वेश्चन नंबर 66 और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन तो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आप उस क्वेश्चन का आंसर फटाफट टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। तो ये हो गया 49, 56, 59, क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65 और क्वेश्चन नंबर ये है आपका 66। चलिए यहां से हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने स्क्रीन पर अब आ गया है। अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। अब यहां से आप लोग फटाफट जुड़िए और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन क्या कहता है।
इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच वो क्या कहलाता है। तो आपको याद होगा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, एक बिंदु से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु की बात हो रही है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किया जाता है, विद्युत आवेश को लाया जाता है ना दोस्तों। तो पहले आवेश जहां था उस जगह का पोटेंशियल जिसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं उसका कुछ अलग होगा, और दूसरा पॉइंट पर जब हम लाएंगे तो वहां का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल एक दूसरे के कंपेयर में क्या है, किसी का अधिक हो सकता है तो किसी का कम हो सकता है। तो एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु में हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं, विद्युत आवेश को लाते हैं, तो किया गया जो कार्य होता है दोस्तों उसी को हम लोग कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं, विभवांतर। और विभवांतर का फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, V बराबर क्या होता है, W/Q। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी बिंदु आवेश को या आप किसी आवेश को, ये क्या है, Q आपका विद्युत आवेश है ना दोस्तों। इस आवेश को आप क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से लाते हैं, या आप मान लीजिए इसको आप अनंत से, कहां से लेके आते हैं, अनंत से। मान लीजिए इनिशियली इनफाइनाइट पे था, अनंत पर था, और वहां से आप उस आवेश को उठाकर क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर को लेकर के जब आएंगे इस आवेश को, तो क्या करना पड़ेगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है तो हमें वर्क करना पड़ता है। तो उस वर्क को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, W, उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। और W/Q जो होता है वही क्या कहलाता है, V कहलाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आप लोग आंसर फटाफट टाइप कीजिए, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु का या उसका विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, और आज का क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। कहता है वह विद्युत धारा, वैसा करंट, है ना, कह रहा है वह विद्युत धारा, है ना, जो तार की प्रति मीटर लंबाई, जो वायर है, जो आपका चालक तार है, उसके प्रति मीटर लंबाई, समझ रहे हैं ना, पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, के लिए 2 गुना 10 पर पावर -7 न्यूटन का बल, देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, उत्पन्न करती है, तो वह धारा क्या होगी। अब जब बल की बात आती है तो जरा आप सोचिए, जब बल की बात आती है तो क्या होता है, बल की बात आती है, इसका मतलब यह हो गया कि वहां पर कोई एक चालक तार नहीं है, उसके अलावा भी कोई है जो उस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, और उसका जो लंबाई है वो पर यूनिट लेंथ की बात कर रहा है, एकांक लंबाई की बात कर रहा है। फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है μ0/4 पाई इंटू 2, क्योंकि दो चालक तार है तो दोनों में धारा प्रवाह होगी। तो मान लेते हैं दोनों में धारा समान रूप से प्रवाह हो रही है, तो हो जाएगा I इंटू आई, तो वो हो जाएगा I² अपॉन दोनों चालक तार के बीच की कुछ लंबाई तो होगी, है ना, कुछ तो डिस्टेंस होगा। मान लीजिए यूनिट की बात कर रहे हैं तो एक को ही लेके चलते हैं, तो वो हो जाएगा A, या R यहां पे लिख दीजिए, R मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टर या डिस्टेंस बिटवीन 2 कंडक्टिंग वायर, है ना दोस्तों। तो ये जो है
ये कितना फोर्स मेजर करता है, तो वो करता है 2 इंटू 10⁻7, और ये बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो कितना है 1। दो चालक तार है, मान लीजिए चालक तार है, दोनों में धारा प्रवाह हो रही है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, मान लीजिए 1 मीटर के आसपास है। क्योंकि यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हम लोग मेजर करते हैं। तो जो आपका यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिखता है ना, इसका वैल्यू होता है 10⁻7। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻7 इक्वल टू 10⁻7 इंटू 2i स्क्वायर, क्योंकि नीचे 1 है तो उतना ही हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10⁻7 से भी 10⁻7 कट गया, तो क्या बचा 1, तो i स्क्वायर बराबर हो गया 1। तो i बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1, और यहां से प्लस माइनस 1, क्योंकि i का वैल्यू है तो i का मतलब क्या, विद्युत धारा। तो यहां से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, कहता है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम, आवेश कितना है, 1 कूलाम की बात करता है, तो कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। बैटरी का जो ईएमएफ है या पोटेंशियल वो कितना है दोस्तों, 6 वोल्ट। तो कितना ऊर्जा दी जा सकती है, तो जरा सोचिए 6 वोल्ट का बैटरी है और चार्ज वहां से कितना गुजरता है, 1 कूलम गुजरता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ता होगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ता होगा, तो अभी हम लोग सीखे V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो यहां से आपका W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, और ये जो V है वो कितना है, 6 वोल्ट का है, तो 6 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि वर्क डन है तो ये क्या हो जाएगा जूल। तो कितना वर्क डन करना पड़ता होगा, 6 जूल करना पड़ता होगा। तो कितना ऊर्जा हर एक चार्ज को मिलता होगा, तो वो मिलता होगा 6 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, आप लोग आंसर फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो पहले ये तो समझें कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक आंतरिक गुण होता है, किसका, विद्युत आवेश का। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करता तो एक प्रोटॉन पर भी जो आवेश होता है वो भी होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप कहेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल है। तो जरा सोचिए, जो आवेश होता है वो दो तरह का, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले का, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दोनों का नेचर जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। एक होता है पॉजिटिव तो दूसरा होता है नेगेटिव, एक धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक आवेश, और उस पर आवेश का परिमाण कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 तो कहीं है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 कूलम, तो ऑप्शन किसी में नहीं है। यहाँ पे है भी तो यहाँ पे माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखते तो सी में दिया हुआ था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, क्योंकि 10 पर पावर जो 19 दिया हुआ था वो प्लस में है, अगर माइनस में होता तो वो आंसर हमारा हो जाता, वो माइनस में नहीं है, प्लस में, इसलिए वो आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध, एक प्रतिरोध नहीं है, 10 प्रतिरोध, और समांतर क्रम याद है ना, समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम का मतलब होता है अगर हम आपको अपना बायां हाथ देते हैं तो आप भी हमें अपना कौन सा हाथ देंगे, बायां हाथ ही देंगे, वही तो समांतर क्रम है। उसका जो पहला प्लेट होता है ना, जो पहला प्लेट होता है दूसरे रेसिस्टर का जो पहला प्लेट होता है, दोनों में जो करंट जाता है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से ही जाता है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। वही कहता है समांतर क्रम संयोजन में 10 प्रतिरोधों का, कितने प्रतिरोधों का, 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है। इसका मतलब है कि R1 बराबर R2 बराबर डॉट डॉट कितना, R10, सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 ओम। एक प्रतिरोध नहीं, कितने प्रतिरोध हैं, 10 प्रतिरोध, और 10 प्रतिरोध का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 ओम। तो कहता है उसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध आपको पता है क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस कहां तक, 1/R10 तक। तो 1/R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो R1 का वैल्यू कितना है, 10, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 1/10 कहां तक, 1/10 लास्ट R10 तक। तो जरा नीचे ध्यान से देखेंगे तो नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो सारे का क्या होगा, 10 ही होगा, और ऊपर आप जब देखेंगे तो सब में 1 1 1 1, कितना 1 है, कितने टाइम है, तो 10 टाइम है। सबको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/1। तो यहां से R इक्विवेलेंट आप उसको पलट दीजिए तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 ओम। तो R इक्विवेलेंट को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम कहां है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह, अच्छा यहां पे समूह संयोजित है, केवल वहां पे बैटरी है ना, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। बैटरी है क्या दोस्तों, बैटरी, तो बैटरी है तो वहां से करंट का मूवमेंट होगा, करंट का जब मूवमेंट होगा तो कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट जब बराबर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन का जब कॉलिजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन जब होता है तो वहां पे क्या, हीट जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है, हीट। तो उष्मा जो है वो किस रूप, वो क्या है, उष्मा का मतलब क्या, उष्मा एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो एनर्जी जो क्रिएट हुआ वो एनर्जी किस फॉर्म में वहां पे है, तो एनर्जी किस फॉर्म में है दोस्तों, तो वह हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म का मतलब क्या, हीट का मतलब होता है उष्मा, तो प्रकाश तो वहां है नहीं, तापीय बिल्कुल है, तापीय ऊर्जा का मतलब समझते हैं ना,
तापीय मतलब ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेम्परेचर की बात कर रहा है। आप जब फ्रिक्शन करते हैं, आप जब घर्षण करते हैं, दोनों हाथ को ही आप क्या करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे तापित होता जाता है, मतलब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने लगता है। तो वह ऊर्जा किस में बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। हालांकि इसका 71 का आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही था, जिसमें कि प्रशांत गायत्री, गायत्री का तो गड़बड़ है, प्रशांत, आदित्य कुमार और सिंह सचिन, इन तीनों का आंसर बिल्कुल क्या था? सही था, है ना। और फूलन कुमार, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन सारे का आंसर बिल्कुल क्या था? सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता, धातु तथा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अच्छा, जिसका परिसर कहां से कहां होता है? तो वो होता है tan इनवर्स, कहां से कहां होता है दोस्तों? तो वो होता है tan इनवर्स 8 मीटर से tan इनवर्स 6 मीटर, 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 कहता है अर्धचालक का ताप, अर्धचालक समझते हैं ना? अर्धचालक का मतलब, अर्धचालक जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं, जिसमें आपका बोरोन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी होता है ना, टेल्यूरियम होता है, पोलोनियम होता है। ये जो होता है, इनका जो गुण होता है, ये धातु और अधातु, धातु का जो गुण होता है और अधातु का जो गुण होता है, उसका मिश्रण होता है। कौन? उपधातु। मतलब अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर, जिसमें करंट का मूवमेंट भी होता है, करंट मूव आराम से कर भी सकता है, करंट को रोकने की भी क्षमता होती है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। तो उपधातु जो होता है, कहता है अर्धचालक का जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। वही अगर धातु रहता, मेटेलिक ऑब्जेक्ट रहता, तो ताप अगर बढ़ता तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या होता? बढ़ जाता, घटता तो घट जाता। लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर है, धातु के साथ आधात्विक गुण भी है, तो ताप के बढ़ने से उसके प्रतिरोध में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वो अपरिवर्तित रहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? चांदी, चांदी समझते हैं ना, सिल्वर, है ना, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज में? जेवरात बनाने में, है ना दोस्तों। तो कहता है चांदी का एक वायर है, तार है, जिसका ताप बढ़ाया जाता है। तो ताप अगर बढ़ेगा, तो अभी आपको हम बताएं, जो धात्विक पदार्थ है उसका अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ताप के बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? कहता है R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं। समानांतर श्रेणी का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये आपका एक रेसिस्टर है और ये भी आपका एक रेसिस्टर है, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो यहां से करंट का मूवमेंट होगा, करंट यहां से जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां तक तो करंट ठीक ठाक आएगा। अब यहाँ पे करंट क्या होगा? करंट का बंटवारा हो जाएगा। जब इस पोजीशन पे आएगा तो कुछ इधर जाना शुरू कर देगा, तो कुछ इधर जाना शुरू कर देगा, करंट बट जाएगा, है ना दोस्तों। उसको दो दो रास्ता दिख जाता है। अब जब ये सिचुएशन आता है तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है?
तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो होता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2, ये होता है। तो ऑप्शन यहां पे थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, कह रहा है कि R1 से अधिक होगा कौन, समतुल्य प्रतिरोध, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब एक बात आप सोचिए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि R1 का वैल्यू अगर हम मान लीजिए देते हैं 2 ओम, R2 का वैल्यू हम देते हैं आपको 3 ओम, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम होता तो 2 और 3 को हम क्या करते, जोड़ देते, है ना। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर समांतर क्रम की बात होती है तो समांतर क्रम में क्या होता है ना, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान, जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं उन सारे से उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, घट जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो R1 से अधिक होगा और ना ही R2 से अधिक होगा, तो क्या होगा, दोनों से प्रत्येक से क्या होगा, कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यदि 4 समान प्रतिरोध, एक प्रतिरोध नहीं है, 4 प्रतिरोध है और सब के सब क्या है, एक समान है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। अच्छा, जो R इक्विवेलेंट आता है वो कितना होता है, 20 ओम, ठीक है। तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोध कितने का होगा, तो कितना प्रतिरोध जोड़ा जाता है, 4 R1 R2 R3 और R4। मान लीजिए सबका वैल्यू क्या है, R है, 4 प्रतिरोध और चारों का वैल्यू जो है, चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, एक समान है, R मान लेते हैं। चारों को जोड़े तो उसका R इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो जो हमारा समतुल्य प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 20 ओम। तो यहां लिख दीजिए आराम से 20 बराबर R1 का भी वैल्यू कितना माने, R, R2 भी कितना है, R, R3 भी कितना है, R, R4 भी कितना है, R। तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 1 2 3 4, तो टोटल कितना R हो गया, 4R। R के साथ 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर भेज दीजिए, किस फॉर्म में चला जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 20/4, ये कट जाएगा 5 बार में, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 ओम। तो जो प्रतिरोध का मान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो 5 ओम कहीं है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। धातुओं में धारावाहक होते हैं, जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में किसका मूवमेंट होता है, तो किसका मूवमेंट होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसका होता है दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो वेरी सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है एक बल्ब से 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब होता है कितना, 60 सेकेंड, 120 कुलम आवेश, कितना आवेश दिया हुआ है, 120 कुलम प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो जरा याद कीजिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। तो Q दिया हुआ 120 कुलम और T कितना है 60 सेकेंड, 60 से भागा दे दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, तो I का वैल्यू कितना हो गया 2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79,
क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? अच्छा, ए मीटर में तो होगा, धारा को मापने वाला यंत्र है। वोल्ट मीटर में भी होगा। कुंडली, विद्युत सेल, सेल मतलब बैटरी में तो होता ही है, तो किसमें नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है दोस्तों? कुंडली में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद कीजिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे पहला क्या आता है? चालक तार की लंबाई। और चालक तार प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर चालक तार की लंबाई को हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ जाएगा। चालक तार की लंबाई को अगर हम घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्वेश्चन में कहता है कि लंबाई बढ़ने से, तो लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई बढ़ रहा है तो तार का प्रतिरोध देखिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। 5 समान प्रतिरोध, अच्छा 5 रेसिस्टर है। मान लीजिए R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर, R4 बराबर क्या है? R5। और इन सारे का प्रतिरोध एक समान है, तो एक समान है तो मान लीजिए R है। और कहता है इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो कितना है? 10 ओम है। तो सारे प्रतिरोध का मान पूछता है। तो समांतर क्रम का क्या होता है फॉर्मूला? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस क्या हो जाएगा? 1/R5। 1/R इक्विवेलेंट वो कितना है? 1/10। ये बराबर हो जाएगा, सबका वैल्यू बराबर, तो 1/R है ना दोस्तों, प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्या हो गया? 1 2 3 4 प्लस 1/R। जरा ध्यान से देखेंगे तो नीचे तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है? R दिख रहा है। ऊपर क्या दिख रहा है? सबको जोड़ दीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 हो गया। तो 1/10 बराबर क्या हो गया? 5/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर 10 को 5 से गुना कीजिए, 10 बचे 50 ओम। तो हर एक प्रतिरोध का मान कितना है? 50 ओम है। कितना है दोस्तों? 50 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से। आपको एक बात याद रखना है, यहां पे आपको याद रखना है, अगर श्रेणी क्रम की बात करें, किसकी बात करें? श्रेणी क्रम की बात करें, प्रतिरोध की संख्या घटने से, प्रतिरोध की संख्या घटने से क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध कम होता है। इसका मतलब है कि अगर संख्या बढ़ने से, अगर संख्या बढ़ेगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ऐसा किस में होता है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर
हम प्रतिरोध की संख्या को बढ़ा देंगे। प्रतिरोध की संख्या को अगर हम घटा देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कम होगा। अगर प्रतिरोध की संख्या को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यही वाला बात अगर हम समांतर क्रम के साथ करें, किसके साथ करें, समांतर क्रम के साथ करें, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है प्रतिरोध की संख्या अगर घट जाए, प्रतिरोध की संख्या, तो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। प्रतिरोध की संख्या, प्रतिरोध की संख्या अगर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, तो समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्वेश्चन कहता है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत जब प्रतिरोध की संख्या क्या होती है, घट जाती है, घट जाती है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दोनों में एक दूसरे के विपरीत होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है। सिल्वर जिसको हम लोग चांदी कहते हैं, चांदी, इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 इनवर्स 8 ओम मीटर। कितना होता है दोस्तों, 1.6 इंटू 10 इनवर्स 8, 10 पर पावर -8 ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत क्या होती है, कंज्यूम होती है, उपभुक्त होती है। एक क्वेश्चन कितना अच्छा है, परिपथ में कितने एम्पियर की धारा की बात कर रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं जो पावर होता है वो होता है V²/R। और एक बात हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं, कि जो R होता है, जो I होता है, I बराबर होता है V/R। तो यहां से R हो जाएगा आपका V/I। तो जरा इसको देखिए, तो यहां से हो जाएगा आपका P बराबर V²/R। R के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/I। तो एक V से एक V खत्म, I को भेज दीजिए ऊपर, तो P बराबर हो गया V/I। पावर कितना दिया हुआ है, तो पावर है 1 किलोवाट। तो आप उसको वाट में कन्वर्ट कीजिए, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट इंटू आई। यहां से I इक्वल टू हो जाएगा 1000/220। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 220, आप इसको 5 से कर सकते हैं, 200 पंचे 1000, और ये हो जाएगा 5 चौकी 20, फिर से 5 चौकी 20, ये हो जाएगा आपका 50 बार में, और ये हो जाएगा 11 बार में, हो जाएगा 50/11। 11 से भागा दीजिए, 11 चौकी 44 दशमलव, ये हो जाएगा 60, मतलब 11 पचे 55, फिर हो जाएगा 5, फिर 4, मतलब 4.54 करके इस तरह से आएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो कहीं ना कहीं 1, 3, 4 से यहाँ पे वैल्यू क्या आया है, ज़्यादा आया है। 1, 3, 4 से वैल्यू क्या आया है, ज़्यादा आया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है, ये कहता है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, विभवांतर को हम लोग किस में मापते हैं, वोल्ट मीटर से। उस डिवाइस का क्या नाम होता है, वोल्ट मीटर।
अगर विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो उसको कहा जाता है एमीटर, है ना। तो यहाँ पे विभवांतर कह रहा है, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ये कहता है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जल, तो जल को ना हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी आप इसका नाम सुने होंगे, हाइड्रेट। क्या कहते हैं, हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड वाटर, हाइड्रेट। इसी को हम लोग हाइड्रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रो। क्या बोलते हैं, हाइड्रो। तो यहाँ पे पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, इन तीनों में से कोई होगा नहीं, तो इसका नाम क्या है, हाइड्रो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, कहता है ताप के बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है। आप याद कीजिए, ताप पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, और ताप के बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बात ऑलरेडी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, फटाफट इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, जल्दी जल्दी आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश। जब रगड़ के आवेश उत्पन्न किया जाता है तो उसको कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेश, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेश। जब कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो एक से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस पर जो चार्ज होगा उस पर क्या होगा, पॉजिटिव। तो कांच के छड़ है ना, तो वहां पे क्या होगा, उत्पन्न आवेश। उसमें कहता है कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन से रॉड है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, वहां पर जो चार्ज होगा वहां क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गुण ही होता है नेगेटिव वाला। तो यहां से क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश जो होता है वो कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊन द्वारा एवोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ पर उत्पन्न आवेश, एवोनाइट आध्यात्मिक प्रकृति का, उस पर कौन सा गुण, उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। एवोनाइट की छड़ जो होता है वो आध्यात्मिक प्रकृति का होता है, आपको याद रखना है। उस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, क्योंकि प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अभी आपको हम बताए, इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। ये कहता है दो आवेशित वस्तु पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, मान लीजिए दो पॉइंट है, यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू और यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू। दोनों क्योंकि विपरीत प्रकृति का है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करना चाहेगा। ये चाहेगा कि हम उसको इधर खींचे और ये चाहेगा हम इसको इधर खींचे। क्योंकि विपरीत प्रकृति का है तो वहां पर जो बल लगता है वैसे बल को कहा जाता है कौन सा बल, आकर्षण बल। अगर मान लीजिए ये भी प्लस ये भी हो जाता प्लस, तो अब जो यहां बल लगता वो हो जाता प्रतिकर्षण, या उसी को कहते विकर्षण बल।
और ये जो होता है ये किसके नियम पर लागू होता है, तो ये कूलम्ब साहब के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है, कूलम्ब के हिसाब से। तो उस नियम को क्या कहा जाता है, कूलम्ब का नियम, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कूलम्ब के नियम से के, अच्छा जब आप फोर्स का फॉर्मूला निकालते हैं तो F बराबर होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखता है, क्या दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है के। इस के का मतलब क्या होता है, तो के का मतलब होता है कूलम्ब कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है, वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये कूलम्ब कांस्टेंट है, ये एक स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, समानुपातिकता स्थिरांक। क्या हो जाएगा, समानुपातिकता स्थिरांक, है ना। किसका किसका, तो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। मतलब जो आवेश रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। जितना आवेश दूर रखेगा उतना ज्यादा कम फोर्स एग्जर्ट होगा, आवेश जितना करीब होगा फोर्स उतना ही अधिक एग्जर्ट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है। एक तरह का, मान लीजिए प्लस चार्ज वाला आवेश, एक और है पॉजिटिव वाला। दो पॉजिटिव एक समान प्रकृति का आवेश अगर आ जाए तो इस पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, विकर्षण का बल। कौन सा बल होता है दोस्तों, विकर्षण का बल। और एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस हो, इस पर जो लगने वाला बल होता है इस बल को कहा जाता है आकर्षण का बल। कौन सा बल, आकर्षण का बल, है ना दोस्तों। तो एक समान वस्तु पर लगने वाला बल या एक प्रकृति का बल जब आपस में एग्जर्ट करता है फोर्स, तो वैसे फोर्स को क्या कहा जाता है, विकर्षण। तो आंसर हो जाएगा विकर्षण बोलो या प्रतिकर्षण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 विजातीय, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। विजातीय मतलब जो एक जात का नहीं है, अलग अलग है। मान लीजिए एक प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, दो अलग अलग कैटेगरी का जब चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो चाहता है एक दूसरे को क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वैसे बल को क्या कहा जाता है, आकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आकर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। प्रोटॉन का नाम सुने कि कभी प्रोटॉन ट्रांसफर होता है या प्रोटॉन को गेन किया जाता है, प्रोटॉन को लॉस किया जाता है, ऐसा कभी सुने। जो कोई भी यहाँ पे रोल प्ले करता है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से सब कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन को ही लॉस किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ही गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है। वहाँ पे प्रोटॉन कुछ नहीं करता। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बिल्कुल क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। तो प्रोटॉन जो है इस प्रक्रम में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 95। जो रासायनिक ऊर्जा है उसका कुछ भाग खर्च हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, कहता है विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स है। मान लीजिए एक का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, दूसरे का है 30 वोल्ट, है ना। मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल्स है और एक का पोटेंशियल मान लीजिए 20 वोल्ट है और दूसरे का पोटेंशियल मान लीजिए 30 वोल्ट है। तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है, नहीं है। जैसे यहाँ पे हम एक वायर लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, एक वायर लेके आएंगे और उस वायर को जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या,
जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहीं पे क्या आ जाता है, करंट। क्या आ जाता है दोस्तों, करंट आ जाता है। तो विभवांतर होने की वजह से, विभवों में अंतर होने की वजह से ही धारा का प्रवाह होता है। और धारा का प्रवाह का मतलब वहां पे कौन इधर उधर रैंडमली मूव करता है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या कहता है। ये कहता है जो सेल है, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न करता है। तो सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला, एक नेगेटिव टर्मिनल वाला। तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट मूव करता है। ऐसा कैसे, तो एक का पोटेंशियल कम तो एक का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो विभवांतर की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विभवांतर की वजह से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या कहता है। कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम कब लागू होता है, जब ताप क्या होता है, अचर होता है। जब ताप क्या होता है दोस्तों, अचर होता है। जब चालक तार का ताप अचर रहता है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब ओम का नियम लगेगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर ओम का नियम वहां पे फ्लॉप कर जाता है ना। तो ताप कैसा होना चाहिए, अचर होना चाहिए। तो आंसर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। शुष्क कागज की प्रतिरोधकता होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ ड्राई पेपर। तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितना होती है, 10⁻12 ओम मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। और ये क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा एक बैटरी है, संचायक बैटरी, उसको पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बैटरी है उसका काम ही है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट आपका इस चैप्टर का कहानी खत्म हो गया। तो विद्युत धारा में जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है। अब उन सारे क्वेश्चन को एक बार आप क्या कीजिएगा, रिवीजन के तौर पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद तब आप कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कभी किसी तरह का समस्या नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को आराम से क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो ये जो आपका क्लास है, ये क्लास आपका विद्युत धारा वाला जो क्लास है, इस क्लास का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमने क्या करवाया, इस पर डिस्कस किया। 100 क्वेश्चन को आपके सामने लाने का प्रयास किया। और सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, एक बार और देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट। और खास करके इसमें वो क्वेश्चन शामिल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। पिछले 10 साल में जितना क्वेश्चन पूछा गया ना, उन सारे क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। और वैसे क्वेश्चन को ही आपके सामने डिस्कस करवाया जाता है। तो अब जो आपके फिजिक्स का चैप्टर आएगा, इसके बाद जो आपका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन का डिस्कस करवाया जाएगा। तब जा करके फिर वो हो जाएगा। तो फिर आपका बचेगा एक क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका हो जाएगा। तो फिर आपके फिजिक्स का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और सबों को मेरी ओर से गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना दोस्तों। आज का क्लास इतना ही, चलिए।